have snakes in your backyard, you can't expect them to bite only your neighbors. Eventually, they will bite the people who keep them in the backyard. नमस्कार। 30 जनवरी 2023 को पाकिस्तान के पेशावर में दोपहर 1:30 बजे एक बहुत बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें 100 लोग मारे गए और 220 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये धमाका पाकिस्तान के पेशावर में एक पुलिस लाइन एरिया के एक मॉस्क के भीतर हुआ, जिसके पीछे तालिबान का हाथ बताया जा रहा है। ये ब्लास्ट 2023 के अब तक का सबसे बड़ा ब्लास्ट है। ये ब्लास्ट एक ऐसी जगह पर हुआ है जहां पाकिस्तान के बहुत सारे पुलिस अधिकारी रहते हैं और इस एरिया के इस मॉस्क में प्रेयर के लिए इकट्ठा होते हैं। हमले के लिए जिस जगह को चुना गया है उससे तो ये चीज़ साफ है कि तालिबान के निशाने पर सीधे सिक्योरिटी पर्सनल है। और एक और ख़ास बात है, ये जिस मॉस्क पर हमला हुआ है वो एक शिया कम्युनिटी का मॉस्क है, जिससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ की समाज में नफरत कितनी गहराई तक फैला हुआ है। पर ऐसा ब्लास्ट या फिर सुसाइड अटैक्स या फिर कोई टारगेटेड अटैक्स ना पाकिस्तान में पहली बार हुआ है और ना ही आखिरी बार। यहाँ हर दूसरे दिन किसी न किसी इलाके में छोटे या बड़े धमाके होते रहते हैं, जिससे हर साल काफ़ी सारे लोग मारे जाते हैं। रिपोर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान में टेररिज्म की वजह से 35,000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। और 2018 में पब्लिश हुई पाकिस्तानी अखबार दी डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट्स की हवाले से इस आतंकवाद की खेती में 128 बिलियन डॉलर्स इकोनॉमी लॉस हुई है। पर यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि पाकिस्तान में इतना टेररिज्म क्यों है? आखिर क्यों पाकिस्तान टेररिज्म को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फेवर करता है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इस पूरे खित्ते में इतना रेडिकलाइजेशन क्यों है? चलिए ब्रीफ में थोड़ा इसे अनपैक करते हैं। तो पाकिस्तान में टेररिज्म जो मुझे लगता है वो इन 3 कारणों की वजह से है। पहला, रेडिकलाइजेशन विद इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में कट्टरवाद। दूसरा, एनिमिटी अगेंस्ट इंडिया एंड अदर कंट्रीज, यानी भारत और दूसरे देशों के खिलाफ दुश्मनी। तीसरा, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस पर ज़्यादा कोई बात नहीं करता, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन दीज एरियाज, यानी इस पूरे खित्ते में भारतीय सभ्यता का विनाश। चलिए एक एक करके इन तीनों कारणों को समझते हैं। पहला है रेडिकलाइजेशन विद इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में टेररिज्म का जो सबसे बड़ा कारण है वो है रेडिकलाइजेशन। पाकिस्तान में रेडिकलाइजेशन स्कूली बच्चों से लेकर यूनिवर्सिटी छात्र तक हर जगह पाई जाती है। पर इस रेडिकलाइजेशन को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है यहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI और रिलीजियस लीडर्स। वैसे देखा जाए तो यहाँ कट्टरवाद का बीज 1947 में ही बो दिया गया था, लेकिन 1980s में इसे और बड़े पैमाने पर बोया गया जनरल जियाउल हक के ज़माने में, क्योंकि इसी दौर में पाकिस्तान में एक्सट्रीम लेवल पर रेडिकलाइजेशन हुआ, जहाँ कल्चरल चेंजेस के साथ साथ यहाँ हजारों मदरसे और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन खुले गए। एजुकेशन में बड़े पैमाने पर चेंजेस करते हुए यहाँ रिलीजियस एजुकेशन को कंपलसरी किया गया और एक प्रकार से यहाँ अरबिक वहाबिज्म को इनडायरेक्टली नाफिज किया गया। 9/11 के बाद तो यहाँ रिलीजियस मदरसे में और रैपिड ग्रोथ देखने को मिला। एक आंकड़े के मुताबिक यहाँ पूरे पाकिस्तान में 45,000 मदरसे हैं, पर ये आंकड़े इनएक्यूरेट हो सकते हैं क्योंकि विदेशी फंड्स और घरेलू चंदों से यहाँ हजारों मदरसे चल रहे हैं, जिसकी एग्जैक्ट नंबर अभी तक अननोन है। और इन मदरसों के आड़ में टेरर कैंप्स, टेरर फंडिंग, रिलीजियस इंटॉलरेंस, एक्सट्रीमिज्म, वेस्टर्न और ईस्टर्न सिविलाइजेशन के खिलाफ नफरत जैसे चीजें आम बात है। पर पाकिस्तान के मदरसों में सिर्फ ऐसे बात होते हैं ऐसा भी नहीं है। वहाँ पॉलिटिकल लीडर्स, एकेडेमिया, क्रिकेटर्स और बड़े बड़े एक्सपर्ट में भी इन रेडिकलाइजेशन का रिफ्लेक्शन नजर आएगा, जो ओपनली पब्लिक प्लेटफॉर्म्स और टीवी चैनलों में बैठकर नॉन मुस्लिम की जेनोसाइड की बात करते हैं। दानिश, आप अगर सच्ची बात हमसे पूछते हैं कि मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अमेरिकन वहां से निकलें और इंडियंस को वहां छोड़कर जाएं। बहुत अरसा हो गया है कि अफगानिस्तान में हमने हिंदुओं का कत्लेआम नहीं किया। तारीखी तौर पर यह हमेशा हुआ करता था, जिसी वजह से अफगानिस्तान के पहाड़ों का नाम हिंदू कुश रखा गया है। हिंदू कुश का मतलब है हिंदुओं को कत्ल करने वाली जगह, वो जगह जो हिंदुओं को कत्ल करती है। और हम दुआ कर रहे हैं अल्लाह से कि अमेरिकन निकलें और अफगानिस्तान में अपनी जगह पे बनिए को छोड़कर जाएं। फिर उसके बाद बनिए के साथ हम वो करेंगे कि बनिया उसके बाद अगली 1000 साल की तारीख में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की तरफ निगाह उठा के नहीं देखेगा। दूसरा है एनिमिटी अगेंस्ट इंडिया एंड अदर कंट्रीज। पाकिस्तान का क्रिएशन जब से हुआ है तब से वो भारत को एक कंपिटिटर या फिर उससे भी ज्यादा एक एनिमी के रूप में मानता आया है और इसकी वजह इनके बुनियादों में छुपे हैं। जहां पाकिस्तान अपने क्रिएशन का बेस टू नेशन थ्योरी को बनाया, जिसके मूल में दूसरों के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग और अलगाव का भाव है, वही भारत ने अपने क्रिएशन का बेस अपने सिविलाइजेशन को बनाया, जिनके मूल में
बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय का भाव है। पाकिस्तान ने टू नेशन थ्योरी के बेस पर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट कश्मीर पर दावा ठोकते हुए हमला कर दिया। भारत ने उस हमले को नाकाम करते हुए कश्मीर को बचा तो लिया, लेकिन कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा करने में सफल हो गया, जिसे आज POK के नाम से जानते हैं। आगे चलकर पाकिस्तान और भारत के बीच 1965, 1971 और 1919 में फुल फ्लेज्ड वार हुआ, जिसकी प्रमुख वजह वही कश्मीर इशू और बांग्लादेश जेनोसाइड था। लेकिन 1971 और 1999 में हुए बड़े हार के बाद पाकिस्तान डायरेक्ट वार की जगह प्रॉक्सी वार को अपनाते हैं और भारत में अपने देश में चल रहे रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को एक्सपोर्ट करना शुरू करते हैं। साथ साथ भारत और खास करके कश्मीर को लेकर अपने देश में एक्सट्रीम लेवल पर प्रोपागेंडा करना शुरू करते हैं, ताकि आम पाकिस्तानी भारत के खिलाफ हो जाए और टेररिस्ट बनकर हथियार उठा ले। इस कार्य में पाकिस्तान बहुत हद तक सफल भी हुए, जैसे कि कश्मीर में चल रहे आतंकवाद, भारत में जगह जगह बम धमाके, 26/11 में मुंबई में और 2019 में पुलवामा में हुए बड़े आतंकवादी हमले इन्हीं के द्वारा ही प्रायोजित थे। भारत के खिलाफ लड़ते लड़ते ये पूरे कंगाल हो गए, अपने देश की पूरी सत्यानाश कर दी, लेकिन अपनी पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं की। आज भी भारत में ये लोग टेररिस्ट वगैरह भेजते रहते हैं। आप तीसरे रीजन पर आते हैं जिस पर कोई बात नहीं करता, वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इन दिस एरिया। आप माने या ना माने, लेकिन ये कर भी सच्चाई है कि हिस्टोरिकली जहाँ जहाँ भारतीय सभ्यता का विनाश या सफाया हुआ, वहाँ आज टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म, सिविल वार, इंटॉलरेंस, रेडिकलाइजेशन, इलिटरेसी जैसी चीज़ें मुख्य धारा में है। आप चाहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया को ले लीजिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कॉमन मिलेंगे। हिस्टोरिकली इन सारे जगहों पर पहले भारतीय संस्कृति का बोलबाला था। इवन अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो भारतीय संस्कृति का उद्गम स्थल हुआ करता था। टैक्सिला जैसे फेमस यूनिवर्सिटी इसी इलाके में ही मौजूद था, जहाँ साइंस, आर्ट्स, आर्किटेक्चर, फिलोसॉफी, एथिक्स, पॉलिटिक्स, मेडिसिन आदि नॉलेज से पूरे एशिया को रोशन करता था। लेकिन 712 के बाद से यहाँ कुछ ऐसे लोग आए जो तलवारों के जोर पर यहाँ के वाइब्रेंट कल्चर को पहले बदला और फिर भारतीय के द्वारा खोजे गए यूनिवर्सल नॉलेज और वैल्यूज की जगह कुछ ऐसे थॉट्स प्लांट किए गए जो मानवता और सिविलाइजेशनल एस्पिरेशन के खिलाफ थे। उसके बाद यहाँ लाइफ के हर फील्ड्स में एक प्रकार से सूखापन आ गया, क्योंकि मेडिवल पीरियड में भारतीय के द्वारा यहाँ सिर्फ सेल्फ डिफेंस की ही लड़ाई थी, जो असफल रहा और धीरे धीरे यहाँ से भारत गायब होते गए और तालिबान तक आते आते बामियान के रूप में अंतिम जीता जागता भारतीय सभ्यता के प्रतीक खत्म हो गया। सोचिए, जिस क्षेत्र में कभी टैक्सिला का राज हुआ करता था, आज वहाँ तालिबान का राज है। टैक्सिला से तालिबान तक इस जर्नी में बस सोच का ही फर्क है। जो पहले यहाँ टैलेंट पैदा करता था, आज तालिबान पैदा कर रहा है। नमस्कार।